गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 24 मई है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए वो महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हैं तो उससे पीटी फैक्ट क्या है न्यूज़ उस पर भी हम लोग नज़र डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझाव के साथ साथ जो भी पीटी फैक्ट प्रश्न पूछे जाते उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो सिविल सेवा परीक्षा 2022 का रिजल्ट कल घोषित हो गया है। शीर्ष 4 स्थानों पर बेटियां अपना कब्जा जमाई है। बहुत ही सकारात्मक न्यूज़ है। लगातार नारी सशक्तिकरण में जो बातें की जाती है उसका असर अब हम लोग प्रथम पंक्ति में निर्णय लेने वाले श्रेणी में लड़कियों का जो योगदान बढ़ा है उस पर एक सराहनीय प्रयास यह है और उन लड़कियों की मेहनत और कामयाबी का एक जीता जागता एग्जाम्पल सेट करता है। ग्रेटर नोएडा की इशिता टॉपर बनी है और बिहार के भी लोग टॉपर हैं तो गौरव पल क्षण है, क्योंकि जो भारत का जो उत्तर बेल्ट है ना, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बिहार और आपको एमपी जो क्षेत्र है यह प्रशासकों का क्षेत्र कहा जाता है और यहाँ पर प्रशासक बनना अर्थात सिस्टम का एक अंग बनना किसी सपने से कम नहीं होता है। तो अपने माँ बाप के गार्जियन को, अपने परिवारों के सपने को पूरा कर रही है, तो धन्यवाद इनके लिए। और आप लोग भी प्रयास कीजिए कि इनके जैसे माइलस्टोन आप कायम कर सके अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में, अपने ज़िले में, अपने गांव में, अपने परिवार में, कि एक स्टैंडर्ड सेटअप कर सके और आने वाले जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन उससे आगे की सोचे। बदलाव यहीं से होता है, बदलाव निचले स्तर से नहीं होता है। जब निचले स्तर जाके अपर सिस्टम में डेवलपमेंट अपना कर पाता है तो बदलाव के अंश देखने को मिलते हैं। तो प्रयास रहिए आप लोग इस तरीके से करने का। ये सब डाटा फैक्ट है, इसे देख लीजिएगा आप लोग। मोटिवेट होने के लिए बहुत सी चीज़ें आप इसका पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर आप इनका वीडियो देख सकते हैं, बहुत सी चीज़ों को कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग बात करेंगे। देखिए, यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में द्विपक्षीय संबंध में और बीपीएससी की बात की जाए तो पेपर 1 में जो आईआर का पार्ट है इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, वहाँ पर यह कवर होगा। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने कहा मोदी है बॉस। रीज़न इसके पीछे है, मैंने पिछले 2 दिन इनका न्यूज़ एनालिसिस किया हूँ। मोदी जो गए हैं, प्रधानमंत्री हमारे गए हैं वहाँ पर, तो बहुत सी चीज़ों को उन्होंने स्पष्ट किया है। तो मैंने वहाँ पर आप लोगों को बताया था कि कैसे इनका व्यक्तित्व है ना विदेश नीति को प्रभावित कर रहा है। अब इसको जिस रंग में आप देख सकते हैं, जिस दशा में देख सकते हैं, आपको यह मानना होगा कि वर्तमान समय में इतना मिलनसार व्यक्तित्व वाला राष्ट्र प्रमुख कोई नहीं है। अब राष्ट्र प्रमुख इसलिए मैं कहा कि भारतीय संदर्भ में राष्ट्रपति हमारा संवैधानिक प्रमुख होता, उसे मैं नहीं मानूंगा। अभी इसे नहीं समझिएगा। यह विदेशी दौरे पर जब राष्ट्र का प्रमुख नेतृत्व करते हैं उसके संदर्भ में बात हो रही है, ठीक ना। तो राष्ट्र का प्रमुख इतना अन्य देशों में इतना मिलनसार व्यक्तित्व वाला कोई है नहीं, जिसके देखने के बाद, उनसे मिलने के बाद कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा हो। यह आपको कई दफ़ा देखने को मिले। जितनी बार विदेशी दौरा प्रधानमंत्री के द्वारा अन्य देशों में किया जा रहा है, यह आपको इसका प्रमाण मिलता है। अब वो चाहे अमेरिका का दौरा हो, आपको ऑस्ट्रेलिया का दौरा हो, या यूरोपियन कंट्री का दौरा, या किसी अन्य संगठन में इनके द्वारा शिरकत करने का दौरा हो, तो ध्यान रखिएगा यह आने वाले समय में बहुत सी चीज़ों को स्पष्ट करने वाला है। भारत की वैश्विक नेतृत्व
क्या अब केंद्र बिंदु बन रही है? इससे रिलेटेड आपको प्रश्न आपको मेंस में और इंटरव्यू में पूछेगा। ध्यान रखिएगा, इस साल बीपीएससी का इंटरव्यू होने वाला है। यूपी पीसीएस का जस्ट मेंस के बाद इंटरव्यू होगा, तो वहाँ प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इसे ज़रूर कवर कीजिएगा। और यूपीएससी में भी प्रश्न ऐसे ज़रूर किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों को कवर करना है। पहली बार हालांकि ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इनके द्वारा जो बातें की गई उन सबों को ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि यह आपको बस संदर्भ इसका लेना है कि संदर्भ क्या कहा जा रहा है, किन मुद्दों को है ना सामने ला रहा है और इसके हित क्या होंगे, इसको समझने का ज़रूरत है। तो ध्यान रखिएगा, जो जस्टर दिखाया गया ऑस्ट्रेलिया के स्टेडियम में, वहाँ पर जो भी लोग शामिल थे, तो उसको देखकर ना ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज़ी ने कहा कि पीएम मोदी इज़ द बॉस। अर्थात अल्बनीज़ी शब्दों में अंतिम बार मैंने इसी स्टेज पर स्प्रिंगटन में को देखा था, लेकिन इसके बाद ऐसा स्वागत नहीं हुआ जैसा पीएम मोदी को हुआ। स्प्रिंगटन एक प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ करते थे, उनका स्वागत देखे थे उनके प्रधानमंत्री के द्वारा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसे बातें की गई। उसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत इस तरीके से देखने को मिल रहा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में, अब हिंद प्रशांत क्षेत्र बहुत चर्चा में, मैंने इस पर 2-3 दफ़ा आप लोगों को बताया है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैसे चीन के बढ़ते आक्रामक रवैये को संतुलित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया आज वह देश है जिसके साथ अमेरिका, ब्रिटेन, जापान समेत तमाम देश मजबूत करने में जुटे हुए हैं। और भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते पिछले 10 वर्षों में बहुत प्रगाढ़ हुए। तो ध्यान रखिएगा, एक दशक में भारत ऑस्ट्रेलिया के जो संबंध विकसित हुए ना, उसके पीछे बहुत से कॉन्सेप्ट डेवलप हुए हैं। ध्यान रखिएगा, क्वाड कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, हिंद प्रशांत क्षेत्र का रीजन याद रखना है, और इस पर मैं पहले भी चर्चा की और प्रीवियस वीडियो में जाके देखिएगा, सभी चीज़ मिल जाएगा। पीडीएफ आप लोगों को दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस का पीडीएफ दिया जाता है की नोट्स का, वो भी आपको युक्ति आईएएस के ऐप पर अवेलेबल है। तो युक्ति आईएएस का ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं? एप्पल स्टोर से और प्ले स्टोर से, दोनों जगह से डाउनलोड करके इसका लाभ ले सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, अभी पीडीएफ अपलोड नहीं हो रहा है कुछ दिनों से, क्योंकि जो क्या टेक्निकल टीम है उनका एग्ज़ाम है यूपीएससी पीटी का, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए उनको, क्योंकि यहाँ जो भी लोग हैं 2-3 दफ़ा मेंस लिख चुके हैं, इंटरव्यू तक भी गए हुए लोग हैं, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए उनके साथ भी। अगर कोई निकलता है तो हमारे लिए गर्व की क्षण होंगे वो सब। तो चलिए ध्यान रखिएगा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते के बुनियादी और मोदी अल्बनीज़ी सिडनी में भारतवंशी इलाकों में हैरिस पार्क में लिटिल इंडिया के नाम से दिया। तो किस पार्क को? हैरिस पार्क को लिटिल इंडिया नाम दिया। ध्यान रखिएगा, पीटी फैक्ट प्रश्न पूछ सकता है यहाँ से। ऑस्ट्रेलिया के किस पार्क को लिटिल इंडिया बोला गया? तो ये किस पार्क को? हैरिस पार्क को बोला गया। तो इसके साथ ही अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह के नामकरण चीनी बाहुल इलाके में किया जाता रहा है। ध्यान रखिएगा, यह भी आपको इस तरीके से संबंध में जानकारी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आगे। अब जो मैं विवाद आप लोगों को पढ़ाया था, क्या संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए या प्रधानमंत्री को करना चाहिए? जो संवैधानिक व्याख्याएं हैं, जो संवैधानिक सीमाएं हैं और लोकतांत्रिक मूल्य है, उसके अनुपात में, उसके वनिस्पत प्रधानमंत्री को ही इस संदर्भ में बातें करनी, उद्घाटन करना चाहिए, क्योंकि संसद किसका प्रतिनिधि करता है? जनता के हितों का प्रतिनिधि करता है। मैंने स्पष्ट किया था। तो देखिए यहाँ पर बातें स्पष्ट हो गई हैं, मैं जो बातें कह रहा था ना उसे स्पष्ट हो गई। अब देखिए, इंदिरा राजीव गांधी काल में संसद चुनाव जुड़े भवनों का उद्घाटन किया। अब शोर क्यों है? यह पुरी जी का है ना व्यक्तिगत विचार हो सकता है, यह मैं नहीं बोलूँगा कि हाँ क्यों नहीं किया। अब विरोध प्रदर्शन हो रहे, इनके विरोध के अलग आधार हो सकते हैं, पर मैं यहाँ से क्या आप लोगों को समझाना चाहता हूँ उसे देखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर बोला गया है कि केंद्रीय मंत्री ने कहा कि खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी चाहती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नए भवन का उद्घाटन करें। अब मान लीजिए, अगर संवैधानिक रूप से अगर यह सही नहीं होता तो क्या माननीय राष्ट्रपति के द्वारा प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया जाता? सोच के देखिएगा,
अब मैं एक बात बताऊं आपको, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कि एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा आप लोग। चलिए, अगर यह कुछ विवाद होता तो संवैधानिक रूप से सही रहता तो प्रश्न चिन्ह खड़ा करती या नहीं करती, सोच के देखिएगा। पर यह कहीं नहीं संवैधानिक व्यवधान उत्पन्न कर रहा, अर्थात माननीय राष्ट्रपति के अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा है, तो ही तो उनके द्वारा यह बातें की गई है। और कैबिनेट मंत्री के द्वारा ये बात कही जा रही तो झूठ भी नहीं होगी, आप लोग को ये पता होना चाहिए, क्योंकि उनके भी सार्वजनिक सभाओं में भी कहना सरकार का मत होता है। तो ध्यान रखिएगा, यह चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई कि जो बातें मैंने आप लोगों को पहले के सेशन में कवर किया था वो सही था ना। अब विरोध का आधार अलग अलग हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति, मान लीजिए 141 करोड़ जनसंख्या है ना, तो 141 करोड़ विचारधाराएं हो सकती इस मुद्दे पर वो बाध्य नहीं न है, वो बाध्य नहीं, वो वैलिड नहीं है। वैलिड क्या है? संविधान के अनुरूप क्या तथ्य सामने है आपके सामने। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि संसद भवन जैसे भवनों का उद्घाटन प्रधानमंत्री जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है उनके द्वारा ही होना चाहिए। ऐसा कोई भी भवन जहां जनता के हितों से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं उसकी बात हो रही है। अब ध्यान रखिएगा, तो क्या राष्ट्रपति इसका उद्घाटन कर सकती है या नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है उद्घाटन। अगर प्रधानमंत्री चाहेंगे कि नहीं हम एक नया जस्चर क्रिएट कर सके ताकि एक लोकतांत्रिक मान्यताओं के संदर्भ में एक नया मॉडल प्रस्तुत हो, तो राष्ट्रपति को भी आग्रह कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति को भी आग्रह कर सकते हैं और आके वो उद्घाटन कर सकते हैं। पर चीज़ें समझने की आवश्यकता है कि अभी क्या हो रहा है इन सब चीज़ों को लेकर। पर संवैधानिक रूप से गलत नहीं है। आपसे कभी प्रश्न पूछे तो ये गलत प्रक्रिया नहीं है। चलिए, प्रधानमंत्री के साथ साथ देखिए यहाँ पर बहुत से भीड़ आप लोगों को देखा होगा। यह वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग। हालांकि आज एक पीडीएफ में इशू है कि पीडीएफ में जो है ना स्कैनर सही से काम नहीं किया है, जो पीडीएफ मुझे अवेलेबल कराया गया था, क्योंकि कुछ एरर था दैनिक जागरण के ही वेबसाइट पर। इसलिए ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ों को सपोर्ट करना सीखिए। प्रयास करूँगा सभी चीज़ों को मैं अपने स्तर पर समझा दूँ। इस वीडियो को है ना सॉरी, हाँ, इस वीडियो को है ना आप लोग क्या कीजिएगा, यूट्यूब पर जाके देखिएगा तो भावनाएं आपको समझ में आएगी क्यों पीएम मोदी की तारीफ इतना हो रही है। ठीक ना। राष्ट्रीय मुद्दे, राष्ट्रीय विरोध के अनेक कारक हो सकते हैं, अनेक प्रश्न किया जा सकता है प्रधानमंत्री के ऊपर। पर विदेशी दौरे पर जब हो ना राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता का नेतृत्व करते हैं वो, तो विरोध में रहिए आप या पक्ष में रहिए, दोनों स्तर पर भारतीय प्रधानमंत्री का सपोर्ट करना चाहिए। यह मेरा व्यक्तिगत मत है और यह एस्पिरेंट का भी मत होना चाहिए। यूपीएससी और पीसीएस एस्पिरेंट आप लोग हैं तो आपका भी मत ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि यही संवैधानिक व्याख्या है। ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। भारत में कोई 5G या 6G गुरु जी से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। अर्थात भारत में जो गुरु परंपरा है ना, उनकी विविधता है, विविधता, उसके संदर्भ में अमेरिकी राजदूत के द्वारा कुछ बातें की गई है। अब यह क्यों इतना इम्पोर्टेंट न्यूज़ बन जाता है? याद कीजिए, यूरोपीय कंपनी जब भारत में आई थी, खासकर ब्रिटिश कंपनियां, तो वो क्या बोलती थी भारत को? सांपों का बसेरा या सांपों का बसेरा वाला देश बोला करती थी। या तो यह भी बोला करती थी भारतीय ग्रंथ, भारतीय जो भी ग्रंथ है या जो भी अभिलेख है, जो भी तथ्य है, वो यूरोपीय देश के किसी विद्यालय के लाइब्रेरी में उपलब्ध है ना, जो सामग्री है उससे कम है।
पूरा भारत में जो सामग्री है, जो अध्ययन अध्यापन का सामग्री है, उससे कम है। तो इस प्रकार के बयानबाजियाँ पहले की जाती थी। हालांकि आज़ादी के बाद जब एक्सेशन ऑफ पावर हमें प्राप्त हुआ तो हमने अपने अंतर्मुखी और बहुमुखी जो विकास था उसको सब विश्व के सामने लाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आने वाले जो भी टर्मोलॉजी बनकर सामने आएगी तो इसी प्रकार के विचार अब देशों के द्वारा देखने को मिलेगा। भारत का है ना, भारत का विकास अब आपको हर दिशा में दिखने को मिल रहा है। वो आर्थिक दिशा में हो, राजनीतिक दिशा में राजनीतिक पहुँच हो, द्विपक्षीय संगठन की बात की जा रही हो, रक्षा उत्पाद क्षेत्र में हो, अंतरिक्ष में हो, स्वास्थ्य क्षेत्र में हो या प्रशासन के क्षेत्र में हो, सभी जगह भारत केंद्र बिंदु के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। तो जो भी विश्व के शक्तिशाली देश स्वयं को बोलते हैं उनके द्वारा अब ऐसे ही विचारों को प्रस्तुत किया जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, अब इन सब चीज़ों को आपको देख लेना है। हालांकि देखिए यहाँ पर क्या है कि पेपर बफरिंग हो गया है तो नहीं नज़र आ रहा है, पर मैं आपको जो चीज़ें इसमें लिखी गई उसी को बता दे रहा हूँ, समझा दिया उसके संदर्भ में। यहाँ पर डिजिटल नवाचार की बात की गई है। अमेरिका के व्यापार विकास एजेंसी जो है, अमेरिकी व्यापार और विकास एजेंसी का कार्यालय का आयोजन हुआ, उस संदर्भ में उनके द्वारा बोला गया और चीज़ों को बताया गया। तो इस सब चीज़ों को आपको कवर कर लेना। अब देखिएगा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जब ये पहली बार आया था उस दिन भी मैंने विस्तृत चर्चा किया हूँ, तो आपको PDF इसका अवेलेबल है, जाके युक्ति ऐप पर देख लीजिएगा। और आपको वीडियो यूट्यूब युक्ति के यूट्यूब प्लेलिस्ट 2023 में आप लोगों को अवेलेबल होगा, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस 2023 के न्यूज़पेपर में। तो आप इसे भी आप कवर कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब हम इस पर बात करेंगे, इस पर इतना ज़रूरी क्यों है। तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि यदि आप किसी जिला के प्रमुख हैं, तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो चलाया गया है उसमें आपका महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निर्धारित हो सकती है, यही प्रश्न आपसे किया जा सकता है। इंटरव्यू में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या आपसे प्रश्न पूछा जाए SDM और DM के तौर पर आपके कार्य क्या हैं, तो आप इस योजना का है ना कॉन्सेप्ट को समझाकर अपने कार्य क्षेत्र को बता सकते हैं। ध्यान रखिएगा, केस स्टडी के तौर पर इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। जरूरी नहीं किताबी भाषा में जो लिखा गया है SDM के कार्य, DM के कार्य, वही आप उसको सामने वाले इंटरव्यू को समझा सके। नया कॉन्सेप्ट आया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जिसमें DM की भूमिका महत्ती है, तो उसको भी आप समझा सकते। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए सीमावर्ती जो भारतीय भूमिका सीमावर्ती, मान लीजिए पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर से संबंधित, नेपाल बॉर्डर से संबंधित, चीन बॉर्डर से संबंधित, खासकर चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर जो सीमावर्ती क्षेत्र है, नेपाल हमारे साथ सहयोगी देश है तो उसके सीमा नहीं, तो पूर्ववर्ती राज्यों और आपको यह जो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा ये सब राज्य हैं, ध्यान रखिएगा, इन सब हिमाचल प्रदेश, इस सब को लेकर आपको वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें 19 जिलों का चयन किया गया, जिसमें 662 गाँवों का चयन पहले चरण में किया गया। तो चलिए पहले के न्यूज़ में मैंने आप लोग से प्रश्न कवर किया है, तो बताइए इस योजना के तहत कुल कितना जिला का चयन किया गया है, कुल कितने ग्राम अर्थात गाँवों का चयन किया गया, ये भी आपको बताना है। और इसका लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया, लक्ष्य क्या रखा गया है, कब तक इसे पूरा करना है, तो इसको बताना है। इसके तहत ध्यान रखिएगा, सीमावर्ती गांव में सुरक्षा के बिना सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकती है, लेकिन सीमाओं की भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग होती है, जिसके कारण गांव के विकास का प्रारूप नहीं हो सकता। उन्होंने कलेक्टरों से कहा, DM से देखिए, DM से कहा, क्या कहा कि इनमें महत्वपूर्ण की भूमिका निभा सकते। ये कौन कह रहे, हमारे गृह मंत्री कह रहे, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये बातें की जा रही है। तो DM की महत्वपूर्ण भूमिका की बात हो रही है, तो वो क्या कर सकते हैं, इसके लिए ध्यान रखिएगा। अंतर्गत जिला के अंतर्गत आने वाले वाइब्रेंट जो विलेज के लिए उनकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, इनको विशेष प्रोग्राम बनाकर केंद्रीय गृह मंत्रालय, ध्यान रखिएगा, केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजनी जिम्मेदारी देगी है। कलेक्टर इन गांवों में कैंप लगाकर 3 महीने के भीतर सभी गांवों में पक्का घर, बिजली कनेक्शन, गैस कनेक्शन, आयुष्मान भारत योजना कार्ड,
मुद्रा योजना याद रखिएगा, मुद्रा योजना है, स्वनिधि जैसी जो सारी योजनाओं का लाभ मुहैया करवाएंगे, पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साथ ही गाँवों का डिजिटल भावनात्मक संपर्क को बढ़ाने पर जोर देंगे। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत सतत समीक्षा करनी चाहिए। सतत समीक्षा की बात कर रहे हैं तो देखिए डीएम कितने स्तर पर काम करे, जितनी सरकारी योजनाएं हैं उसको मुहैया कराने का प्रयास करेगा। समय समय पर क्या करेगा, मीटिंग समीक्षा बैठक करने का प्रयास करेगा, उससे के तहत भूमिका अदा कर सकता है। साथ साथ नवाचार डिजिटल प्रोग्राम को चलाने का प्रयास करेगा। तो ये सब डीएम के नए नए कार्य क्षेत्र दिए गए हैं इस योजना के तहत। तो आप लोग को भी चाहिए कि नहीं, इसको कम से कम क्या करना है, कवर कर लेना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब बांग्लादेश से संबंधों को मजबूत करेगा भारत। यह यूपीएससी के जीएस पेपर 2 द्विपक्षीय संबंध में आएगा। तो बीपीएससी में कहाँ पूछेगा, आईआर के टॉपिक पे पूछेगा, अर्थात पेपर 1 में पूछेगा। तो इसको आप लोग कवर कर लेना। चलिए अब है कि भारत मंगलवार को एक कदम आगे बढ़ाते हुए क्या किया, दोस्ती के प्रतीक के रूप में 20 आधुनिक लोकोमोटिव जो इंजन है वो बांग्लादेश को देगा। इससे पहले 10 दे चुका है, तो कुल 30 देगा भारत। पहले 10 दे चुका है, 20 अब देगा, तो कुल कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। अब बांग्लादेश यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए निर्णय लिया गया, ध्यान रखिएगा। उसके बाद रेल मंत्रालय और जो थे इसके द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। अब कितना हॉर्स पावर का दिया जाएगा ये भी याद रखें। डीजल से चलने सभी इंजन जो होंगे 3300 हॉर्स पावर के होंगे। और एक हॉर्स पावर कितना वाट होता है ये भी आप लोग बताइएगा। हम किस संदर्भ में हॉर्स पावर को इंगित करते हैं ये भी समझाने का प्रयास, क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन आप लोग बता सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश को जुलाई 2020 में 10 रेल इंजन दिया जा चुका है। तो ये भी आपको न्यूज़ में रखना है। 1965 से पहले 9 रेलवे लिंक से 5 का बहाल कर दिया गया है। ये बातें की गई है। बांग्लादेश को रेलवे कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि आके भारत में सीख सकें। भारत बांग्लादेश संबंधों को हाल के वर्षों में नई ऊंचाइयां छुई हैं और पिछले 10 लगभग रेलवे ने $10 अरब परियोजनाओं का बांग्लादेश भारत सबसे बड़ा भागीदार के रूप में उभर कर सामने आया है। और विकास साझेदारी के रूप में प्रमुख घटकों में यह शामिल है। $30 अरब से अधिक रेलवे परियोजनाएं पूरी हो चुकी है, जिसमें से आप ध्यान रखिएगा इस सबसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं पीटी फैक्ट के तौर पर। तो पीटी फैक्ट के तौर पर आपको ये सब चीज़ें कवर करनी है। अब यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से बस पीटी फैक्ट प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मेंस में आपको प्रश्न पूछ सकता है कि मिशन 2024 राष्ट्रीय जल योजना ने कैसे भारत में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। तो चलिए आपको आंसर राइटिंग इसी क्वेश्चन से करना है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार योजना, पुरस्कार जो दिया जाएगा उसने कई समावेशी विकास लक्ष्य को निर्धारित किया है। समावेशी विकास लक्ष्य को निर्धारित किया है। भारत सरकार द्वारा सॉरी इसमें नहीं आएगा, इसी के लिए मैं थोड़ा सा डाउट हो रहा था। क्वेश्चन लिखिए, समग्र गाँवों का विकास है ना। ओके इसी के लिए मैं एक रिपोर्ट आया था, मैं सोचा इसी में है क्या, सॉरी हो जाता है कभी मिस्टेक बाय मिस्टेक। तो चलिए क्वेश्चन लिखिए आप लोग। भारत के धरातलीय स्तर पर समग्र विकास को निश्चित करने के लिए ग्रामीण संरचनाओं को सशक्त करने की आवश्यकता है। सशक्त करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में राज्य सरकारों द्वारा, अब राज्य सरकार दोनों आ जाएगा, केंद्र और राज्य सरकार दोनों, ध्यान रखिएगा, राज्य सरकारों द्वारा किए गए नवीन योजनाओं को रेखांकित करें। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। चलिए अब ध्यान रखिएगा,
इस योजना के तहत गांव के गरीबी और विकास किसान प्राथमिकताओं को बढ़ाते सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में नई योजनाएं चला रही है। 2024 से पहले लोकसभा चुनाव है तो समग्र विकास की बात कर रही है। तो ये सब चीज़ें होती रहेंगी, ध्यान रखिएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव को 9 अभियानों से जोड़ते हुए ध्यान रखिएगा निगरानी मोबाइल ऐप बनाया गया है, जबकि बाकी 8 अभियानों अगस्त तक समय सीमा निर्धारित की गई है और वास्तविक रूप से कल्याण योजनाएं पूरी की जाएगी। मुख्य रूप से यह मान के चलिएगा कि ग्रामीण विकास को हम कैसे, ग्रामीण सशक्तिकरण कैसे ला सकते गांव के स्तर पर, तो इसके लिए बहुत सी योजनाएं सरकार द्वारा की जा रही है। अब 9 अभियान चलाया जा रहा है इसके लिए मिशन 2024 के तहत। तो ध्यान रखिएगा ये 9 अभियान कौन कौन से। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ध्यान रखिएगा यह समग्र आवास अभिसरण योजना है जिसमें 2.50 करोड़ से अधिक आवासों के अतिरिक्त भी 45 लाख आवासों को स्वीकृति व्यवस्था दी गई। इतना बड़ी संख्या में आपको आवास मुहैया कराया जा रहा है। जिला स्तर पर वित्तीय सहायता साक्षरता योजना जिसमें 500 जिलों को शामिल किया गया है। प्रशिक्षण दिया जाएगा, ग्रामीण स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। 2.5 करोड़ सहायता समूहों को, एनजीओ को क्या कहें, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत नामांकन लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ये सब आपको ग्राम पंचायत पर स्तर डिजिटल लेन देने के लिए आपको व्यवस्था की जा रही है जिसमें 20,000 एनजीओ को लाभ मिलेगा। सखी योजना, सखी और डीपीजे सखी के रूप में उसे सेवाएं देंगी, ये आपको इसके तहत। साथ ही साथ याद रखिएगा स्वयं सहायता समूह को पात्र ग्रामीण महिलाओं को जोड़ने का प्रयास रहेगा। स्वामित्व मेरी संपत्ति मेरा हक कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया जिसमें अगस्त 2023 में स्वामित्व योजना के तहत 1.5 करोड़ मालिकाना अधिकार रिकॉर्ड संपत्ति बनाना अभियान 2023 तक जून चलेगा। यह भी मेरा स्वामित्व मेरी संपत्ति मेरा हक कॉन्सेप्ट चल रहा है। पशुधन जागृति अभियान चलाया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह महिलाओं का योगदान जो है प्राथमिकता दी जा रही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है स्वस्थ महिला समृद्ध समाज कॉन्सेप्ट चलाया जा रहा है। ये भी एक ग्रामीण विकास के लिए सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ याद रखिएगा इसके अतिरिक्त और भी चीज़ें की गई है, जैसे जो आपको और भी योजना है जिसको मैंने आपको पीडीएफ में अवेलेबल करा दूंगा आपको 28 के बाद। 28 को एग्ज़ाम है, उसके बाद सारे पीडीएफ अपलोड हो जाएंगे तो उसमें अवेलेबल हो जाएगा। तभी तक प्रीवियस जो पीडीएफ उसे आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा सारा पीडीएफ, क्योंकि सभी स्टैटिक्स पार्ट आपको कभी न कभी आपको मिल ही जाएंगे आने वाले समय में। इसलिए कल करिएगा तो आज ही कर लीजिए और समय भी मिल गया तो इसे कवर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पीटी फैक्ट के तौर पर। देखिए कश्मीर में जो G20 के लिए जो पर्यटन के क्षेत्र में जो बैठक हुई है उस पर नज़र रखना जरूरी है, क्योंकि इसने बहुत सी चीज़ों को स्पष्ट किया। मैंने कल भी चर्चा किया था। यह यूपीएससी के जीएस पेपर 2 और 3 में आएगा, सरकारी नीतियाँ समावेशी विकास समृद्धि में, और बीपीएससी में जीएस पेपर 2 में आएगा। बीपीएससी में कहाँ आएगा? जीएस पेपर 2 में आएगा, ध्यान रखिएगा, वहाँ पर ये पूछा जा सकता है। तो इसको थोड़ा सा कवर करना पीटी फैक्ट के तौर पर। इनके द्वारा 370 की चर्चा की गई, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की बात की गई है, तो सभी पर चर्चा पहले हो चुकी है, बस ध्यान रखना आप लोग को, रिवाइज करना। अब देखिए जल संरक्षण में मध्य प्रदेश अव्वल, उड़ीसा दूसरे नंबर पर। यही रिपोर्ट मुझसे मिसमैच हो गया था, मुझे ये याद रहा कि वही है। तो यह यूपीएससी के जीएस पेपर 3 में संरक्षण से संबंधित मुद्दों में आएगा, ध्यान रखिएगा। जीएस पेपर जो बीपीएससी का जीएस पेपर 2 है वहाँ यह प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसे आप लोग वहाँ से कवर कीजिएगा। देखिए बहुत से पुरस्कार है, पीटी फैक्ट प्रश्न है, यहाँ से केवल पीटी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। साथ में मेंस में आपको इससे जुड़कर आपको प्रश्न पूछे जा सकते। राष्ट्रीय जल संरक्षण नीति ने हालिया जो प्रदर्शन है वो कैसे सरकार के नीतियों को सफल बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन माना जा सकता है, इससे संबंधित। तो देखिए मध्य प्रदेश जल संरक्षण प्रबंधन और उनके महत्व की प्रति जागरूकता के लिए उसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार के जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार पीटी फैक्ट है यह, कौन सा? चौथा राष्ट्रीय पुरस्कार जो 17 जून को दिया जाएगा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा दिया जाएगा। ये भी याद रखना आप लोग को है, किनके द्वारा दिया जाएगा? जगदीप धनखड़ के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना है कि यह
विज्ञान भवन 11 श्रेणियों में कुल 41 विजेताओं को दिया जाएगा यह पुरस्कार। मध्य प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया, उड़ीसा को दूसरा, आंध्र प्रदेश और बिहार को तीसरा स्थान दिया गया। तो टॉप 3 के राज्य भी नाम आपको याद रखना, पहला एमपी, दूसरा उड़ीसा, तीसरा 2 राज्य इसमें आंध्र प्रदेश और बिहार भी है। तो आपको यह पीटी फैक्ट और बीपीएससी से ओरिएंट से यह महत्वपूर्ण हो जाता है। यह प्रश्न बीपीएससी में पूछा जा सकता है, इसे ध्यान में रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ जिले के रूप में उड़ीसा के गंजम जिला को मिला है, तमिलनाडु के नमक्कम को मिला है, दूसरे स्थान पर तेलंगाना के अलीदाबाद को तीसरा स्थान मिला है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए श्रेणी सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार भी शामिल है। तो इसके लिए तेलंगाना के ग्राम पंचायत को मिला है, जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को ध्यान रखिएगा, इसको मिला पहला स्थान। तमिलनाडु के कुरूर जिले के कदावूर ग्राम पंचायत को, केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के मनिकल ग्राम पंचायत को संयुक्त रूप से दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र का जलाना जिला का कंडे गांव और मेघालय के री भोई जिले में के मकीर डेप ग्राम पंचायत को मिला है। तो ये सब है ना, क्या करना आपको लिस्ट बना लेना है, ठीक ना। लिस्ट कैसे बनाएंगे, जिला किसको मिला है, नहीं सॉरी जिला में राज्य किसको मिला है, राज्य मिला है टॉप 3 बना लीजिएगा। पंचायत में किसे मिला है, तो पंचायत में मान लीजिए आपको पहले तेलंगाना लिख लेना, तेलंगाना में किसे मिला है, तमिलनाडु में किसे मिला है, फिर उसके बाद आपको कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश कहाँ महाराष्ट्र मिला है, महाराष्ट्र को लिख लेना। उसके बाद आपको मेघालय लिखना है। तो पंचायत का कौन कौन है उसका भी नाम लिख लेना लिस्ट बना के। अब शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकाय सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन चंडीगढ़ नगर निगम को मिला है, तो ये भी आपको रखना है याद है पीटी फैक्ट के तौर पर। उसके दूसरा स्थान इंदौर नगर को मिला है, तीसरा स्थान संयुक्त रूप से सूरत नगर और महाराष्ट्र के आपको मलक्कापुर नगर परिषद को मिला। तो ये भी आपको जानकारी रखनी चाहिए। अब ध्यान रखें सर्वश्रेष्ठ राज्य और जिले के लिए नगद राशि के पुरस्कार नहीं दिया जाता है। संरक्षण, जल संरक्षण, नदी विकास, गंगा संरक्षण विभाग के लोग इस पर शामिल थे। और एक चीज़ जो याद रखना है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है वो 2018 से शुरू किया गया है, तो नवीन कॉन्सेप्ट है, तो याद रखिएगा 2018 के बाद ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई है। क्लियर ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। आज पीटी फैक्ट बहुत प्रश्न है, तो इसे आप लोग कवर कर लीजिएगा। देखिए, कूनो में एक और चीता शावक की मौत हुई। प्रोजेक्ट को 2 माह में चौथा झटका लगा है। तो जो नामीबिया और अफ्रीका से जो चीते लाए गए थे, तो क्या वो भारतीय जलवायु में, भारतीय जो प्राकृतिक वातावरण है, क्या उसमें वो जीवित नहीं रह पा रहे, ये बहुत शोध का विषय है। तो हालांकि इससे पहले बहुत से शोध किए गए होंगे तभी तो लाए गए होंगे, पर देखिए या इसे नकारात्मक रूप से नहीं देखना है। पहला ज़रूरी नहीं है कि आप एग्ज़ाम में बैठिए और प्रथम दृष्टया ही आप सफल हो जाइए। अगर सेकेंड टॉपर की बात की जाए तो वो लगातार 5 साल से तैयारी कर रही तो जाके सफलता प्राप्त है। तो ऐसे ही ये सब भी कॉन्सेप्ट है। देखिए, एक सरकार के द्वारा प्रयास किया गया है, एजेंसी जो है उसके द्वारा प्रयास किया गया कि भारत में चीता जो विलुप्त हो गया है उसको लाया जाए। 75 वर्ष बाद ऐसा कार्य किया गया। तो इसके बहुत से पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे पास आएंगे, तो हम उसे रिसर्च कर सकते हैं कि आने वाले फिर समय में हम जब भी इस प्रकार के प्रोग्राम चलाएंगे तो वो सफल होने के अधिकतम चांसेज हो। या 75 साल के बाद भारत में लौटा तो उसके बाद एक्सपीरियंस भी उन लोगों के पास कम होगा, क्योंकि देखिए किताबी ज्ञान को हम पढ़ सकते हैं ना, उसको समझने के लिए धरातल पर उतरना होगा। और धरातल पर उतरने के लिए हमें इन सब चीज़ों से सामना करना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट चीता में जो चीज़ लोग चीता आए हैं उनका क्यों हो रहा, तो हम धरातलीय चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ऐसा दृष्टि देखने को मिला कि बच्चा क्या हुआ, कमज़ोर रहा है। 3 जो शावक मरा है, तो देखिए मौत हो चुकी थी उस शावक का। 4 शावक जन्म दिए, तो उसके बाद 1 शावक का मौत हो गया। तो इसमें जो कहाँ लिखा हुआ था, हाँ देखिए कमजोरी प्रतीत हो रही है। जो कारण है कमजोरी बताया जा रहा प्रथम दृष्टया। इसके अतिरिक्त भी कुछ और कारक हो सकते, तो ये हम धरातल पर ग्राउंड लेवल पर ही जाकर सीख पाएंगे ना। तो थोड़ा सा सरकार को सपोर्ट करने का ध्यान रखना चाहिए आप लोग को। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट दिमाग में मत लाइएगा। देखिए सिंपल सा लॉजिक समझिए, कोई कार्य है ना अगर आप करते हैं और एक बार में ही सफलता प्राप्त हो जाती है, ये आपका संयोग मात्र हो सकता है। साथ ही साथ संयोग के साथ साथ आपका पूरा प्रशिक्षण और आपका जो तैयारी करने का जो रणनीति है उस पर डिपेंड करता है।
तो देखिए तब जाके 100% सफलता मिलती है। तो देखिए संयोग भी ऐसे कहा जा सकता है, या कुछ त्रुटि रह गई हुई जिस एंगल से उनके द्वारा देखा नहीं गया होगा, जो संबंधित विभाग है जो इस प्रोजेक्ट को पूरा कर रहे हैं, तो वो नए रिसर्च इस पर सामने आएंगे। उसके बाद जब भी भारत सरकार के द्वारा ऐसा प्रोग्राम चलाया जाएगा और देश अफ्रीकी देशों से चीता लाया जाएगा, तो उसके लिए मोस्ट वैल्यूबल इन्वायरमेंट को क्रिएट किया जाएगा और उसे वहाँ पर छोड़ा जाएगा। तो फिलहाल इसको इस संदर्भ में समझने का प्रयास कीजिएगा। नहीं तो होता क्या है ना कि तुरंत लोग है ना नेगेटिव व्यू बना लेते, देखो लाया गया और यह मर रहा है तो भारतीय पर्यावरण में यह नहीं जीवित होगा, तो फिजूल का खर्ची कर रहा है, सरकार फिजूल की खर्ची कर रही है, फोटो सेशन हो रहा है। तो ये राजनीतिक हथगंडे हो सकते हैं। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए यह मानक शब्द नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। आपको है ना हर नेगेटिव पक्ष में भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट ढूंढने का प्रयास करनी चाहिए। सरकार के प्रयास जरूर सराहनीय होते अगर 100% इसका रिजल्ट मिलता। इसका मतलब यह भी नहीं है कि यह विफल हो जाए तो उससे हमने कुछ सीखा नहीं है। प्रशासक क्या करता है, ध्यान रखिएगा, बाढ़ बार बार आता है, भूकंप बार बार आता है, तो हमने 100% चीज़ें अभी तक कर पाए हैं, इसको सुरक्षित कर सकते नहीं, पर हर बार कुछ नया नया चीज़ सीखते हैं। जैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट हम लोग कॉन्सेप्ट लेकर आए, उसके बाद और भी बेहतर तरीके से हम लोग काम करें, तो धीरे धीरे उसके लिए एक क्या होता है, रॉ मटेरियल तैयार होता है, हम एक प्रैक्टिकल कर पाते हैं। और जब इस प्रकार की हम चीज़ों को 100% सीख लेते हैं तो अगला जब प्रोग्राम होगा तो उसमें हम लोग उसका मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। विश्व की चिंता बढ़ाती अमेरिकी कर्ज की संकट। आपको लास्ट सेशन के 1-2 दिन पहले भी आप लोगों को इस पर कवर कराया गया था, जहां बात की गई कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर कर्ज का बोझ पूरे विश्व के लिए घातक हो सकता है। ये बातें मैंने भी कहा था, लेख में भी कहा गया था। देखिए एक लेख और आया है, भारतीय संदर्भ में इसे समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्यों अमेरिका का चिंता का विषय है। भारतीयों को भी, भारतीय राज्यों को भी सीखनी चाहिए। देखिए भारत में कुछ राज्य कर्ज मुफ्त सुविधाएं दे रहे हैं। सुविधाएं देना, मुफ्त सुविधाएं देना, जब मैंने इस पर न्यूज एनालिसिस किया था उस दिन भी ये बात बोला था कि आप लोग को ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। जो सरप्लस बजट वाले राज्य हैं ना, जिनके पास बहुत पैसा है, खर्च कहाँ करें उनको पता ही नहीं है, तो उन राज्यों के लिए मुफ्त कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर है। पर जिन राज्यों पर पहले से अतिरिक्त कर्ज का बोझ है और उसके बावजूद भी अगर वो राज्य मुफ्त की चीज़ें बांट रहा है, तो उस राज्य में है ना आने वाले कुछ समय के बाद ही क्या होगा, अतिरिक्त दबाव आएगा और राज्य ने कर्ज के रूप में डूब जाएगा और वो फ्लॉप होने की स्थिति में हो जाएगा। अर्थात कार्यपालिका और विधायिका के बीच डिस्प्यूट का पार्ट बढ़ जाएगा और इसमें न्यायपालिका क्या करेगी, बार बार निर्णय लेगी, तो गतिरोध उत्पन्न होने की चांसेस बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा ये क्यों बोला जा रहा है, इस एग्जाम्पल से आप समझिएगा, अमेरिका के एग्जाम्पल से देखिएगा। यहाँ प्रयास कीजिएगा कि बहुत सी चीज़ें हुई। G20 सम्मेलन में आया लोग, ब्राज़ील, भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया जैसे 8 देशों को बुलाया गया इसमें, ठीक ना, पर दूसरी ओर रूस और चीन को नहीं बुलाया गया। ये सब मुद्दे यहाँ पर उभर कर सामने आए। उससे ज़्यादा चीनी दोष और प्रचार आक्रामक ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन, ध्यान रखिएगा, उस मुद्दे की बात करने की कोशिश की जिसका पूरा परिदृश्य उल्लेख भी नहीं है, और वह था अमेरिका के ऋण सीमा संकट के मुद्दा, जिसे हल करने के लिए बाइडेन ने अपनी ऑस्ट्रेलियाई यात्रा और उसके प्रस्तावित क्वाड शिखर सम्मेलन को छोड़कर वापस अमेरिका लौटना पड़ा। तो ध्यान रखिएगा मंच का प्रयोग किस रूप में किया गया, अमेरिका ने अपने ऋण के संदर्भ में किया और विश्व को यह इशारा तक दे दिया कि आने वाले समय में इसका प्रभाव भी पड़ सकता है। तो ध्यान रखिएगा अमेरिकी ऋण सीमा संकट श्रीलंका, पाकिस्तान, लेबनान जैसा नहीं है। ध्यान रखिएगा श्रीलंका में जो आर्थिक संकट आया था उसका कारण कुछ और था, पाकिस्तान में आया उसका आर्थिक संकट कुछ और ही था, और लेबनान में कुछ और था, जिस पर चर्चा मैंने पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों संदर्भ में किया। ध्यान रखिएगा बल्कि सरकार की आर्थिक अनुशासन रखने के लिए संविधान में जो, ध्यान रखिएगा, संविधान ने तय व्यवस्था का पालन न करने के कारण उत्पन्न हुई। अमेरिकी संविधान में कुछ तय किया है कि हमें कैसे मानक तय करने हैं, कैसे मानक बना के रखने जिसके आधार पर राज्य चल सके। उस मानक को तय नहीं किया
पूरा कर पा रहा, जिसके कारण यह ऋण सीमा बढ़ी जा रही है। दुनिया दो ऐसे ही देश है जहां पर राष्ट्रीय कर्ज की सीमा संसद तय करती, एक अमेरिका एक डेनमार्क है। अर्थात कितना कर्ज लेगा देश, इसका निर्धारण कौन करता है? संविधान वहाँ का करता है, अमेरिका और डेनमार्क का। ध्यान रखिएगा, एक सेकेंड होल्ड कीजिए। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने सरकार पर आर्थिक लगाम रखने का प्रावधान इसलिए किया था ताकि संसद की अनुमति के लिए बिना देश भविष्य में गिरवी रखकर मनमाना कर्ज ना ले सके। तो सोच के देखिएगा कि उसका संविधान यह भी निर्धारित करता है ना कि आपको कर्ज कितनी लेनी है। भारत में अगर ऐसा किया जाए तो समस्याएं कहां से कहां तक हल हो सकती है, इसे डिसाइड कीजिएगा, सोच के देखिएगा। हमारे यहाँ वित्त का आवंटन संसद द्वारा किया जाता है, पर कर्ज कितना लेगा, किस देश से लेगा, इसका निर्धारण नहीं करता। ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को। पर ध्यान रखिए, यह व्यवस्था डेनमार्क में तो बिना किसी अड़चन से चल रही है, क्योंकि वहाँ ब्रिटेन की तरह संवैधानिक राजतंत्र है। संसद में जिसका बहुमत होता है उसकी सरकार होती है और उसे राष्ट्रीय सीमा से अधिक कर्ज लेने की जरूरत पड़ती है तो संसद उसकी सीमा को बढ़ा देती है। अमेरिका में यह स्थिति थोड़ा पेचीदा है। यहाँ राष्ट्रपति प्रणाली होने की वजह से क्या हुआ, जिस पार्टी का राष्ट्रपति है, ध्यान रखिएगा, वो और सरकार हो, जरूरी नहीं उसी पार्टी का बहुमत कांग्रेस या प्रतिनिधि सभा में। इसलिए सरकारें अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए कर्ज लेकर खर्च करती। देखिए यहाँ पर चुनावी वादे आए हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, आगे मैं इस पर चर्चा करूँगा। चुनावी वादों को पूरा करने के लिए, क्योंकि सरकार बनने से पहले वो भारत में हो या विश्व के किसी देश में हो, नेताओं के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा क्या बोला जाता है, आने के बाद, सरकार बनने के बाद हम अमुक अमुक सुविधाएं देंगे। तो वो अमुक अमुक सुविधाएं को केवल किससे पूरा किया जाता है? वित्त से पूरा किया जा सकता है। तो वित्त आएगा कहाँ से? तो आएगा कहाँ से, इस पर तो चिंतन होना चाहिए ना। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए लोभ लुभावन जो बजट को बना सकती है, लेकिन बजट तय किया गया कर्ज ऋण के निर्धारित सीमा से ऊपर नहीं हो, उसे कांग्रेस पास जाना पड़ता है। और क्या करता है वो, अनुमोदन से मना कर सकती है, खर्च में कटौती की मांग कर सकती है, या ऋण सीमा संकट के कारण यही खींचातान का अवसर है। अर्थात बाइडेन सरकार ने डिमांड किया 100 रुपया का, ठीक ना, $100 का मान के चलिए, पर कांग्रेस वहाँ के दे रही, अर्थात वहाँ का जो प्रतिनिधि सभा वो बोल रही हम तुमको देंगे $50। अब ये $50 भाई साहब कहाँ से लाएंगे, इनको पता ही नहीं चल रहा है। और संसद क्या बोल रही, हम तुमको $85 देंगे। सिंपल सा तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यह अतिरिक्त जो $50 कर्ज उस पर है ना, कर्ज के संदर्भ में यही अनियमितता देखने को मिल रहा है और इसी की उच्छा पटक इतना है, और यह $50 पूरे विश्व को प्रभावित करने वाला है। ध्यान रखिएगा, अमेरिका की राष्ट्रीय ऋण की सीमा देखिए कितना हो गया, ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड, हाँ, कितना हो गया, 31,400 लाख करोड़ डॉलर। अब ये कितना राशि होता है भाई, मैं भी नहीं जानता हूँ, सोच के देखिए कितना हो गया है, 31,400 लाख। पहले तो लाख होता हम लोग क्या 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख ही समझते हैं, अब उसमें 31,400 लाख जोड़ दीजिए और फिर उसके बाद करोड़ कर दीजिए, उसको डॉलर से कर दीजिए। अब ये भारतीय रुपया कितना हो जाए, लगता है जो भी कंप्यूटर होगा यानी मैनुअल कैलकुलेटर होगा वो गणना ही नहीं कर पाएगा, इसके लिए कंप्यूटर चाहिए। अब वो कितना होगा, अब संख्या मैं नहीं बता सकता, फिर भी अंदाज रखिएगा कि बहुत बड़ी राशि है। सिंपल सा समझिएगा, कुछ चीज़ें हैं ना हमारी विवेक सीमा से बाहर होती है। हालांकि मैं कोशिश करूँगा कंप्यूटर में से काउंट करने का, उसके बाद डाटा मैं दे दूंगा आप लोगों को भारतीय रुपये में ताकि आसानी हो। फिर भी यह समझिएगा बहुत बड़ी राशि है, समझ के देखिए कि आपका और हमारा घर से भी बड़ा इसका राशि है, जिसमें आपके और हमारे घर में जितना रुपया है जमा किया जा सकता है ना, उससे भी ज़्यादा राशि है। तो चलिए अब इसके लिए ध्यान रखिएगा, बजट घाटों के कारण सरकार लगातार कर्ज लेती जा रही, अर्थात बजट घाटा लगातार वहाँ हो रहा था, जिसके आधार पर वो कर्ज लेती जा रही थी, जिसकी वजह से देश में कर्ज जनवरी में ही अपनी तमाम तय सीमा छू लिया।
अब उसके बाद क्या करता है, बाइडेन सरकार ऋण सीमा बढ़ाए जाने की प्रतीक्षा कर रही है। अब क्या कर रहा है कांग्रेस, संसदीय चुनाव के बाद कांग्रेस जो विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी बहुमत है, अब वो क्या करेगा, अब हम नहीं देंगे भाई तुमको। तो जो बाइडेन सरकार टेंशन में आ गई है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखिएगा। कर्ज की सीमा 150 लाख करोड़ डॉलर बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा, बशर्ते बाइडेन सरकार 48 लाख करोड़ डॉलर का बचत करे। तो ये बातें की गई है कि बचत तुम करो, पर यहाँ पर है कि हमको इतना कर्ज देना है। तो ये देखिए, अब यहाँ से कुछ चीज़ें समझने वाली है कि भारतीय रिजर्व बैंक सहित दुनिया के सभी केंद्रीय बैंक क्या करते हैं, अपनी पूंजी का आधा से अधिक रकम अमेरिकी बॉन्ड या डॉलरों में रखते हैं। तो अमेरिकी बाजार कहीं प्रभावित हुआ तो उसके डॉलर भी प्रभावित होंगे और उससे संबंधित अमेरिकी बॉन्ड भी प्रभावित होगा। तो कहीं ना कहीं सभी सरकारों को चिंता व्यक्त हो रही कि भाई ये कैसे हम करेंगे ठीक इसको। पहले ही है रूस और यूक्रेन का युद्ध सर पर है, महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, उसका ये पीछे से अमेरिकी कर्ज का दबाव, डॉलर का टेंशन आ गया। तो यह समस्या आपको समझने की ज़रूरत है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसलिए अधिक कभी अमेरिका अपने कर्ज की किस्त अदा करने के लिए चुकता है, तभी सबसे पहले एजेंसियां उसकी साख गिराएगी, इससे बॉन्ड गिरेगा, बाजार दरें क्या होगी, आसमान छुएगी। उसके बाद अमेरिकी बॉन्ड क्या होगा, पर भरोसा कम होगा, डगमगाएगा। यूरोपीय देश और भारत, चीन जैसे दूसरे महादेश बॉन्ड से भी अपना भरोसा उठने लगे। इसे निपटने के हर देश को ब्याज दरें क्या होगी, बढ़ानी होगी। और ब्याज दर बढ़ने का अर्थ है कि वस्तुओं का मूल्य बढ़ेगा। सिंपल सा लॉजिक समझिएगा, जिससे महंगाई बढ़ेगी। यहाँ बातें की गई, विश्व व्यापार अर्थव्यवस्था दोनों भयंकर नुकसान होगा। विश्व व्यापार को, अर्थव्यवस्था दोनों को नुकसान होगा, क्योंकि डॉलर से ही अधिकतम डॉलर से मूल्य से होता है। अब इससे बचने के लिए भारत को क्या करना चाहिए, बात सीधे तौर पर पूछा जाए क्या नहीं कर सकता, तो लेकिन अपने कर्ज के बढ़ते बोझ की गंभीरता का विचार करने की ज़रूरत है। मगर भारत में खर्च करने की जो जैसी होड़ लगी हुई है ना, क्योंकि इसे वोट भी मिल रहे हैं, पंजाब की नई सरकार मुफ्त सुविधाएं दे रही है, ध्यान रखिएगा। इसके वादे पर बल पर सत्ता में आई थी, अब ध्यान रखें उन्हें पूरा करने उसके 1/3 राजस्व खर्च हो रहा है। जो उसने चुनावी घोषणा की थी उसे पूरा करने के लिए कुल राजस्व जो उसका पंजाब का, उसका 1/3 इसी में खर्चा कर दे रहा, बाकी कार्य कैसे करेगा। तो पुराने कर्ज को वो कैसे चुकाएगा, जिस पर 50,000 से अधिक करोड़ से अधिक कर्ज उस राज्य पर है, तो वो कैसे पूरा करेगा। अब कर्नाटक में नई सरकार गठित हो रही, वो भी क्या कर रही है कि कर्ज अपना चुनावी घोषणा करके आई, हम तुमको ये सुविधा देंगे। तो ध्यान रखिए, वह 54,000 करोड़ का है ना लुभावने वादे अर्थव्यवस्था पर राजस्व बढ़ाकर पूरा करता है। तो पंजाब की तरह कर्ज का पहाड़ खड़ा करने का करेगा ये भी असर। कर्नाटक के बड़े बड़े वादे राजस्थान और मध्य प्रदेश से दूसरे राज्यों में किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या और राज्य भी पीछे है, सभी राज्य यही कर रहे हैं। तो देखिएगा क्या होगा कि आपकी सिंपल सा समझिए, अगर मैं बात करूं, राज्य का औकात जो है, औकात कहने का मतलब गलत सेंस में मत लीजिए। अगर राज्य का औकात अर्थात उसकी सीमा 100 रुपया रखने का है, तो आपको सारे कार्य 100 रुपये में कर लेने हैं। कुछ बचत भी आपको करनी, इसमें ध्यान रखिएगा कि मिसलेनियस खर्चे होते हैं। अब आपका 100 रुपया है राजस्व और खर्चा कर रहे हैं 150 रुपया, ठीक ना। तो ये 50 रुपया हर साल आप उस राज्य पर बोझ पड़ेगा। यह सभी राज्यों की बात हो रही है। यह 50,000 है ना, आने वाले समय में उस राज्य की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर कर देगा। और हमारे यहाँ सभी राज्यों का समूह है, तो सभी राज्यों में यह स्थिति उत्पन्न हुई। तो मान लीजिए अभी इसका असर नहीं पता चल रहा, आने वाले 10 साल 20 साल 30 साल के बाद ध्यान रखिएगा, यह एक सर का दर्द बन जाएगा, नासुर बन के उभरेगा हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। अभी तो हम एनपीए का जैसा कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं। एनपीए है ना, जो एसेट नहीं होती है, नॉन परफॉर्मेंस एसेट, उसको हम सर दर्द मानते हैं ना, उसको एक सीमा तक तय करना है। अब ये कर्ज का जो है ना कॉन्सेप्ट, राज्यों के द्वारा जो कर्ज लिया जाएगा वो एक नासुर के तौर पर आएगा हमारे अर्थव्यवस्था में आने वाले 20 से 30 सालों में। तो अभी उस पर हम लोग कदम नहीं उठाएंगे, अमेरिकी सीख को नहीं समझ पाएंगे, तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा हमारा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ बात की भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक प्रभावी पहल। यहाँ पर बहुत सी बातें लिखी गई हैं, क्यों शुरू किया गया, क्यों समाप्त किया गया, किस एंगल से देखना चाहिए, यहाँ बातें बहुत सी चीज़ें लिखी गई हैं।
नोटबंदी किया गया, कमर कसा गया, बंद किया गया, बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। भ्रष्टाचार के संदर्भ में बातें, इससे भी पहले मैं बहुत दफ़ा इस पर चर्चा किया हूँ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। यहाँ पर 2-3 चीज़ें मैं बस ऐड कर दूँ, बाकी चीज़ें अंडरलाइन किया हुआ, आप उसे समान अर्थों में लिखा हुआ समझ सकते हैं, ठीक है। भारतीय नीतियाँ तभी तक सफल हो सकती है जब भारत के अधिकतम जो लोग हैं वो नीतिगत रूप से क्या हो, आपको कर्तव्यनिष्ठ हो। सिंपल सा अर्थ समझने का प्रयास कीजिए, कर्तव्यनिष्ठ हो। कर्तव्यनिष्ठ का अर्थ कहने का मतलब सरकार के नीतियों के साथ चलने वाले हों, देश हित में निर्णय लेने वाले व्यक्ति विशेष हों, साथ ही साथ यह भी समझने वाले हों कि आपकी आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह दूसरे के संसाधनों का दोहन करती है। अगर ये करती है तो सरकार कोई भी निर्णय लाएगी तो वो सफल होगी। पर हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं, समूह है जिनके बाद चोर के बाद 84 बुद्धि होता है ना, वो कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं। ध्यान रखिएगा, जब बंदी लगाया गया था तो 500 के नए सीरीज लाए गए थे और 1000 रुपया नोट का बंद कर दिया गया था। उसके एवज पर 2000 रुपया नोट लाया गया था, ठीक ना, यही किया गया था ना। तो 1000 रुपये अगर नोट लाया गया, बहुत सी चीज़ें उभर कर सामने आई, बहुत से लोग इसका विरोध किए कि नहीं ये सब ज़रूरी नहीं है। अब मैंने उस दिन स्पष्ट शब्दों में बोला था कि सरकार को यह पूर्णतः अधिकार होना चाहिए कि अगर उसके राष्ट्रीय हित के मुद्दे प्रभावित हो रहे तो वो कोई निर्णय ले सके और उसमें जनता का सहयोग करना चाहिए। रीज़न उसके पीछे क्या है जानते हैं? अगर राष्ट्र जिंदा है ना तो ही आप जिंदा हैं। राष्ट्र अंदर से खोखला होते जा रहा है बहुत सी चीज़ों से, जैसे भ्रष्टाचार के दीमक था, आतंकवाद था और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये 1000 रुपया का नोट है ना, भ्रष्टाचार का द्योतक बना हुआ था आतंकवादी गतिविधियों में, क्योंकि बहुत से नकली नोट आपको बंगाल से, पश्चिम बांग्लादेश से और पाकिस्तान समर्थित नेपाल से होता हुआ आ रहा था, खेप आ रहा था। तो याद होगा 2000 का नोट जब आया, बहुत से मानक तय करके लाया गया, तो 2000 रुपया नोट का आज तक आप लोगों को जखीरा मिला है नकली नोट का। पर 1000 रुपये का बहुत मिल जाता था, हर आए दिन सप्ताह में एक दिन कहीं पकड़ा जाता था। पर एक काम तो हुआ कि नकली नोट का जो हम लोग चलन हुआ करता था, मेरे पास ही खुद कई दफ़ा नकली नोट आ गया था। मैं देने गया मार्केट में तो वो दुकानदार ने नहीं लिया था। तो मैं तो रैकेट नहीं चलाता, तो मेरे पास कैसे आ गया? सोच के देखिएगा, यह कहीं ना कहीं हमारे संसाधनों का दोहन कर रहा था और राष्ट्रीय संसाधनों का दोहन राष्ट्र अहित में होता है। इस कॉन्सेप्ट को समझ गए। दूसरा चीज़ समझने का प्रयास कीजिएगा, क्या यह ज़रूरी था 2000 नोट लाने का? तो मानक जो तय किए गए थे कि किस रूप से यह पैसा लाया जाएगा, यह 5 वर्ष के आयु सीमा के लिए लाया गया था। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बातें की गई थी जिसकी सीमा ही 5 वर्ष तक होगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टेज बाय स्टेज इसे ड्रॉप करेंगे। तो यह बड़ी राशि संग्रह होती, जो भी ब्लैक मनी लोग रखे थे इससे कन्वर्ट करते, यही होता ना। तो कन्वर्ट करते तो 2000 में राशि में कन्वर्ट होता, उनकी संख्या कम होती है। अरे 5 वर्ष के इस नोट की सीमा ही 5 वर्ष तक थी। तो क्या करती सरकार, आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई 5 साल बाद इसे या तो रिवोनल करवाएगी या तो इसे वापस लेगी, यही काम करेगी दूसरा ना। तो अब सरकार और आरबीआई ने डिसीजन लिया कि इसको वापस करना है, हमको 2000 रुपये का नोट तुम सभी लोग वापस कर दो। जो अकात रूप से रुपये रखे हुए हैं वो अब उनको, पहले 500 रुपया 1000 रुपया था तो क्या था, 1 गुना टेंशन था, अब इसको 2000 गुना टेंशन हो गया कि इसको हम कैसे ड्रॉप अप करेंगे, अर्थात उसे कैसे हम नए रुपये में बदलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अब 500 रुपया ही सबसे अधिकतम मूल्य का रुपया हो गया। तो यह बस 4 गुना अब इसको कन्वर्ट करना होगा। तो इसको रखने की भी
जगह की आवश्यकता होगी। तो ये सब चीज़ें समझने का प्रयास कीजिएगा। हमेशा ये गलत कॉन्सेप्ट लेकर मत चलिए कि यहाँ इससे जो राजनीतिक बयानबाजियाँ होती हैं उससे दूर रहिए आप। बस प्रयास कीजिए कि सरकार इससे बेहतर लाभ कहाँ तक ले सकती है। शुरुआत में ही ये 5 इसका कार्यकाल, इसका आयु वर्ष ही 5 वर्ष तय किया गया था। ये 5 वर्ष तक चलेगा ये पीला नोट, उसके बाद इसकी चीज़ें हम वापस लेंगे। तो 5 साल पूरा होने वाला है तो इसलिए वापस हो रहा है, तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। और इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिएगा, मैं कहीं आपको यहाँ देखिए, दरअसल देखिए 2000 के गुलाबी नोटों बहुत हल्के होने के कारण लेकर खूब चर्चा में हुई थी। ये नोट कितने समय तक चल पाएंगे? दरअसल उन नोटों के लंबे समय तक चलना ही नहीं था। एक मुश्किल अवस्था कि समान लोगों के पास 2000 रुपये का नोट जाएंगे तो दुकानदार से वापस कैसे लेंगे। यह 5 वर्ष कहीं लिखा होगा, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। आप लोग को अंडरलाइन में किया हूँ, अगर आप लोग को भी नज़र आएगा तो बताइएगा। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आरबीआई ने सूचना में स्पष्ट लिखा कि 2000 रुपये के 89% नोट मार्च 2017 से पहले छपे हैं। इन नोटों की आयु करीब 5 वर्ष है। ध्यान रखिएगा, करीब 5 वर्ष है। इसका सीधा मतलब यह है कि हुआ कि सरकार इन नोटों को इतने समय के लिए ही छापा है। जब सरकार पहले अर्थात आरबीआई या पहले से माइंड मेकअप कर चुकी है कि हम 2000 रुपये का हम कितने वर्ष के लिए छापेंगे, 5 वर्षों के लिए छापेंगे, उसके बाद हम नीतिगत फैसले लेंगे ताकि भ्रष्टाचार पर कंट्रोल किया जा सके। अब है कि अब सिर दर्द बढ़ गया, जिन जो अकूत पैसा रखे, जैसे आप सिंगल जैसे लोग हैं, आईएएस जो थे, और साथ में अभी एमपी में एक अधिकारी पकड़ा है। राजनीतिक लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए। अभी इन आईएएसओ जो इन अधिकारियों के पास अकूत संपत्ति, उनको तो सर का दर्द हो गया। पहले 1 नोट था, पहले था 1000 नोट था मान लीजिए, तो उसको 2 गुना रखना पड़ता था, तो 2000 लाया, उसको कन्वर्ट किया 500 2000 रुपये से, अब उसको 4 गुना करना पड़ेगा। तो यह कैसे मिसमैच हो जाएगा? तो इस पर किराया छापा पड़ेगा, लोग पकड़ाएंगे। और बहुत सी एजेंसियां जो कार्य कर रही है, इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सब अब नोट वापसी में बाजार में खर्च होंगे 2 लाख करोड़। अब देखिए नोट वापसी का यह भी एक पॉजिटिव पॉइंट आएगा कि नेगेटिव पॉइंट तो बहुत लोग बता देगा, पॉजिटिव पॉइंट समझने का प्रयास कीजिएगा। नेगेटिव पॉइंट से तो पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है, पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। अब नेगेटिव पॉइंट आप देखिएगा। पॉजिटिव पॉइंट, आरबीआई एसबीआई का इको रेप एक संस्था है जो अनुमान लगाया है कि इस फैसले से 2000 नोट रखने वाले उपभोक्ताओं को 30 सितंबर से पहले 2 से 2.1 लाख करोड़ रुपये बाजार में खर्च करने की संभावना है। अब यह बाजार में आएगा तो बाजार में क्या होगा, हलचल बढ़ेगी, लोग खरीदार करेंगे तो हमारा शेयर मार्केट बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, इससे 3.6 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 2000 रुपये के नोट सर्कुलर में थे इस साल मार्च आखिरी तक। अब ध्यान रखिएगा 10 से 15% नोट बैंक के चेस्ट में पहुंचेंगे। बाकी जो है 2.0 या 2.1 लाख करोड़ रुपये उपभोक्ता सीधे तौर पर क्या करेंगे, बदलाव करेंगे। इसका एग्जाम्पल आप कहाँ से देख सकते हैं? आपको हाल ही में पेट्रोल टंकी में, मैं याद अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा किस पेट्रोल टंकी में, किस राज्य के, मे भी साउथ का कोई था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि अब याद रखिए पेट्रोल टंकी में एक दिन में ना 2 करोड़ रुपया से अधिक का पेट्रोल लिया गया। सोच के देखिए, और सभी ने 2000 रुपये का नोट दिया है। तो इसी तरह से बाहर निकलेगा पैसा, तो यह क्या होगा, पॉजिटिव रिस्पांस देगा बाजार को भी। अब समझ सकते हैं कि अचानक बाजार में 2.1 लाख करोड़ रुपया का लेन देन होगा। इससे क्या होगा, बहुत से वस्तुओं खरीदी जाएगी तो डिमांड बढ़ेगा, तो डिमांड होगा तो सप्लाई बढ़ेगा, तो तुरंत प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, जो भी संबद्ध सामान होगा। तो ध्यान रखिएगा, अब इन्वेस्ट किया जाएगा, सोना चांदी में इन्वेस्ट किया जाएगा, तो ये भी चीज़ें आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आएगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखिएगा। अब चलिए, एक ज्वालामुखी है जहाँ विस्फोट हुआ है, इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है जिसे माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहा जाता है, फिर से विस्फोट हुआ है। तो ये सब आपको पीटी फैक्ट के तौर पर याद रखना है, ठीक ना। इसकी ऊंचाई कितना है, 97-37 फीट होता है। इससे 2010 में हुआ था विस्फोट, 247 लोग मर गए थे, ये भी याद रखना आप लोग का।
और 1548 से समय पर तब धीरे धीरे आपको यहाँ पर विस्फोट होते रहते हैं। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण कौन है, ये भी आपको फिफ्टी फैक्ट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग फिर कल मिलेंगे नए न्यूज एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, युक्ति आईएएस का ऐप डाउनलोड कीजिएगा। साथ ही साथ आपको जो दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का और यूपीएससी, पीपीएससी और यूपीपीसीएस का मेंस आंसर राइटिंग का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उस पर समय से थोड़ा सा क्या करना, पीडीएफ आप लोग को उपलब्ध करा, पीडीएफ सेंड कर देना है। और मंडे को दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का टेस्ट होगा, जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 3 क्वेश्चन लॉन्ग टाइम का, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन शॉर्ट टाइप का और 2 क्वेश्चन लॉन्ग टाइप का होगा। तो वो आप लोग को अवेलेबल करा दिया जाएगा 10 AM में, और 11:30 तक उपलब्ध आप लोग को पीडीएफ शेयर कर देना है उस दौरान। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।